Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we will discuss the UPSC CSET रीजनिंग पेपर। तो आज हम इसमें रीजनिंग के 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज सम मिसिंग लेटर। इसमें क्या है कि एक हमारा अरेंजमेंट दे रखा है, उसमें हमें क्या बताना है, हमें मिसिंग लेटर बताना है कि कौन सा मिस हो गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने। तो बात करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, कितने हैं? 20 हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 20 का ग्रुपिंग कर लेंगे। तो देखो या तो हमारा 4-4 की ग्रुपिंग हो जाएगी या फिर हमारी 5-5 की ग्रुपिंग हो जाएगी। ओके, हमने क्या करा, मैं कहा ए बी बी सी बी डी सी डी सी डी ई डी और डी। हमने क्या करा, सपोज हमने 5-5 की ग्रुपिंग करी, 1 2 3 4 5 सेव कर ली, फिर 1 2 3 4 5 हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली, फिर 1 2 3 4 5 फिर एक ग्रुपिंग कर ली, 1 2 3 4 5। ओके, अब हम देखते हैं, एक तरह से देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। देखो ए बी ए, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने ए लाया। अब देखो यहाँ पे बी, क्योंकि सी है तो बी सी बी, ठीक है, ओके बन रहा है। अब देखो हमारे यहाँ पे डी है तो हम यहाँ पे कहेंगे, तो सी भी आ रहा है, सी डी सी, ओके जी। उसके बाद देखो हमारा डी ई डी बन जाएगा हमारा। देखो जी बन गया, कॉम्बिनेशन हमारा बन गया कि ए बी ए, बी सी बी सी डी सी डी ई डी। ओके, अब देख लेने ए सी ई किसमें है, तो देखो हमारा ए सी देखो इसमें है, बहुत ईजी है। ठीक है, हमारी आंसर आ गया, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, हमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि कितने हमारे लेटर हैं, लेटर के बाद में हमने क्या कर देंगे, उन लेटर को गिन लेंगे, उनको हम क्या करेंगे, हम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और ग्रुप के बाद में देखते हैं कि एक रिदम सा बन जाएगा। देखो ऐसे इसमें रिदम बन रहा है ना, ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी। तो क्या है, एक हमारा रिदम बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनके 2 कंक्लूजन्स दे रखे हैं। ओके, और उनके 2 कंक्लूजन्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट्स क्या दे रखा है इन्होंने, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सभी नंबर 2 से डिविजिबल हैं। ओके, दूसरा क्या दे रखा है स्टेटमेंट्स, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, और सभी नंबर 3 से डिविजिबल हैं। अब कंक्लूजन फर्स्ट में क्या कहा है इसने, कंक्लूजन फर्स्ट में क्या कहा है इसने, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, सभी नंबर 6 से डिविजिबल हैं। हमेशा एक चीज याद रख लीजिएगा, वो नंबर जो 2 से और 3 से डिविजिबल होंगे वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। अगर उनका हम एलसीएम लेते हैं, 2 या 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, 6। और इसका मतलब ये है कि जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो 6 से भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 12 18 24 36 30 36 एंड सो ऑन। तो देखो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा 3 से भी हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी नंबर हैं ये सभी क्या हैं, 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो लेकिन सेकंड कंक्लूजन में क्या करा है उसने, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, सभी नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो हम देखते हैं कि अगर हम 18 की बात करें, इसमें अगर 18 की बात करें तो क्या 18 डिविजिबल हो जाएगा 4 से, भाई 4 से अगर बात करें डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम 30 की बात करें, 30 हो जाएगा इससे डिविजिबल, 30 भी नहीं होगा। ऐसे ही क्या है कि अगर हम 42 की बात करेंगे, ये हो जाएगा डिविजिबल, नहीं होगा। तो क्या है, आगे क्या करेगा इसने, विच ऑफ द एबव कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द 2 गिवन स्टेटमेंट। जो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है लॉजिकली। तो देखो इसमें क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 1, यानी कि पहले कंक्लूजन जो है ना उसके हिसाब से यही सही है, बाकी दूसरा फॉलो उसको नहीं करेगा। तो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। ये हमारे क्या है कि एक सीक्वेंस नंबर दे रखा है, ये वाली सारी चीजें। ओके, क्या कह रहा है इसमें, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द एबव सीक्वेंस। ये कह रखा है कि ऑड नंबर के बाद में जो ऑड नंबर आए ऐसे कितने नंबर हैं।
देखो ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर का क्या मतलब है कि अगर मैंने 5 6 7 8 3 2 5 1 2 3 इस तरह से अगर मैं कोई नंबर लिख दिया है तो क्या रखा है ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर। देखो 5 के बाद में क्या है 6 है, तो इसको एक तरह से हम शामिल नहीं करेंगे। अब देखो 7 के बाद में 8 है, इसको शामिल नहीं करेंगे। 3 के बाद में 2 है, इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इनके बाद में क्या है हमारे इवन नंबर आ रहे हैं। अब देखो अगर 5 के बाद में 1 है तो 1 इज ए ऑड नंबर, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। अब 1 के बाद में 2 है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यही कंडीशन पूछ रहा है इसमें। अब देखो 5 है, 5 के बाद में क्या है हमारा 1 है, इसका मतलब यह है कि इस नंबर को हम इंक्लूड करेंगे। ओके 1 के बाद में क्या है 1 के बाद में 4 है, 4 इज हमारा इवन नंबर, तो हम इसलिए इस 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो 7, देखो 7 के बाद में हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 7 के बाद में हमारा है ऑड नंबर आ रहा है 3, तो 7 को इंक्लूड करेंगे। अब 3 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है 9, 9 इज ए ऑड नंबर, तो इस 3 को भी इंक्लूड करेंगे। बट 9 के बाद में क्या आ रहा है 8, तो इस 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 7 देखते हैं, अब देखते हैं 5। अब 5 देखते हैं, 5 के बाद में क्या है हमारा 5 के बाद में हमारा आ रहा है 7, 7 इज ए ऑड नंबर, तो इस 5 को हम इंक्लूड करेंगे। बट 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 7 के बाद में क्या है हमारा 2 है, 2 इज ए इवन नंबर, तो इसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। अब 3 देखते हैं, 3 के बाद में हमारा क्या है 1 है, तो हम इसका क्या करेंगे इस 3 को हम इंक्लूड करेंगे। अब 1 देखते हैं, 1 के बाद में हमारा क्या है 1 के बाद में हमारा ऑड नंबर आ रहा है, तो इस 1 को भी इंक्लूड करेंगे। अब देखो 5 देखते हैं, 5 के बाद में हमारा इवन नंबर है, तो इस 5 को भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे। इसी तरह से देखो 3 के बाद में हमारा क्या है इवन नंबर है, तो हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 के बाद में 2 है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 इज ए इवन नंबर। 3 के बाद में 4 है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 4 इज ए इवन नंबर। एंड 9 के बाद में 6 आ रहा है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 के बाद में हमारा क्या है हमारा इवन नंबर है। ओके अब देखते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ओके तो ऐसे कितने, ऐसे 6 नंबर हैं कि जिनके बाद में भी हमारा ऑड नंबर आ रहा है। ऐसे ऑड नंबर जिनके बाद में ऑड नंबर आ रहा है 6 है, तो आंसर बी इज करेक्ट। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे मैंने समझा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन ए रो ऑफ बॉयज। ए हमारा क्या है लेफ्ट हैंड से 16 प्लेस पर हमारा बॉयज की ए रो में हमारा ए है। ओके एंड वी 18th फ्रॉम द राइट हैंड, और वी क्या है हमारा 18th पे प्लेस पर है। अब देखो इसकी दो चीज हो सकती हैं, या तो ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है ना, राइट से वो इधर भी हो सकता है वी। ओके ये हमारा वी है राइट से इधर 18th पे प्लेस पर, या फिर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, देखो वो लेफ्ट से ये हमारा ए है 16th पे प्लेस पर ए, तो और ये हमारा राइट से हम कह रहे हैं राइट से वो क्या है तो इधर भी हो सकता है 18th पे प्लेस पर, हमारा लेफ्ट था। ओके तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी। आगे देखते हैं, आगे क्या रखा है, जी इज 11 फ्रॉम ए। अब जी क्या है ए से 11 पे पोजिशन पे है, टूवर्ड द राइट, ए के राइट में है। ओके एंड थर्ड फ्रॉम वी टूवर्ड द राइट हैंड, वी से थर्ड पर है। तो अब अगर इसको देखते हैं हम, यानी कि देखो पहले इसमें देखे कि हमारा क्या है जी सब हमारा यहाँ पर है। ओके तो यहाँ से कितने हुए 11 पे प्लेस पर है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकती है, देखो ऊपर भी हो सकती है, बट इसने एक चीज क्या रखी है कि वी से क्या है, वी से उसने कहा है कि वो थर्ड प्लेस पर है, वी से राइट की तरफ। देखो ये हमारा वी था, वी से यहाँ पे ये क्या है, ये कोई यहाँ पे आ जाएगा थर्ड प्लेस पर। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी थर्ड प्लेस पे ये आ गया कि भाई ये क्या है हमारा, ये थर्ड प्लेस पर, यहाँ पे हमारा जी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारे 11th है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी जाएगी 8 हो जाएगी। ओके 11 में से 3 चला जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक प्लेस पे अगर हम ये कहेंगे कि इस वाली पे, यानी कि इस वाली कंडीशन की अगर बात करें, इस वाली कंडीशन की अगर बात करें, तो ए के थर्ड प्लेस पे भी हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रही हमारी, ये हमारी मैच नहीं कर पा रही, यानी कि मिसमैच हो रही है। इसका मतलब यह है कि हमने जो ये वाली पॉसिबिलिटीज बनाई थी ये बिल्कुल सही है। हम देखेंगे इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक की ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसकी बात करेंगे, देखो 16 यहाँ से यहाँ तक की हो गई थी। ओके उसके बाद में ये वाली डिस्टेंस देखते हैं हम, ये कितनी थी हमारी, ये हमारी 8 थी, +8 प्लस,
उसके बाद में हमारा जो राइट से बी था वो कितना था, देखो राइट से बी कितना था हमारा 18 की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 18, ये हमारी 18 होती। इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 42। ओके 42 हमारी एक तरह से टोटल डिस्टेंस है। तो अब हम ये कह सकते हैं, हमेशा याद रख लेना कि अगर जो टोटल डिस्टेंस आए और उसमें पूछे कि हाउ मेनी बॉयज या फिर हाउ मेनी गर्ल्स, इसमें क्या पूछा है, क्योंकि इसमें बॉयज क्या रखा था, तो क्या हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, कि एक रो में कितने हमारे बॉयज रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं हमेशा हमारा एक कम आएगा टोटल डिस्टेंस से। तो हमारे टोटल बॉयज कितने होंगे, 42 माइनस 1 इज इक्वल टू 41 बॉयज होंगे। ओके अगर उसके बावजूद भी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री स्टेटमेंट्स S1, S2 एंड S3 आर गिविंग बिलो फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। इसने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, S1, S2 एंड S3। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, C इज यंगर देन D। C जो है वो D से छोटा है, बट ओल्डर देन A एंड B। लेकिन क्या है, C जो हमारा A एंड B से बड़ा है। ठीक है, ओके जी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, D इज ओल्डेस्ट। तो देखो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, D क्या है हमारा, सबसे बड़ा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, A इज ओल्डर देन B, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारा A जो है वो B से बड़ा है। देखो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि B छोटा है A से, A छोटा है C से, और C छोटा है D से। ओके, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने ये एक फाइनल क्वेश्चन बना ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग A, B, C एंड D इज यंगेस्ट। इसमें से यंगेस्ट सबसे कौन है, यानी कि सबसे छोटा कौन है। तो देखो सबसे छोटा कौन है हमारा सबसे छोटा है B। ओके, हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा B सबसे छोटा है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट इन द क्वेश्चंस। तो इसमें क्या रखा है कि ये हमारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, नीचे जो दे रखा है। पहले ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एक S1 alone इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस, ये रखा है। इसका जो हमें यानी कि हमारा यानी कि ये सबसे छोटा है वो हमें पहले स्टेटमेंट से मालूम पड़ रहा है। तो देखो जी पहले स्टेटमेंट की कंडीशन क्या थी, देखो ये थी। इसमें हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि A और B के बारे में, बाकी में ये तो मालूम पड़ा है कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है, हमारा D है। लेकिन क्या है कि पहले स्टेटमेंट में हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि A और B में से कौन सा हमारा छोटा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। बी में क्या क्या कह रहा है इसने, S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखो S1 और S2, तो S1 और S2 से भी हमें मालूम पड़ रहा, क्यों कि S2 हमारा स्टेटमेंट क्या बता रहा था, S2 हमारा ये बता रहा है कि ओल्डेस्ट, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा भाई, और हमें बताना है यंगेस्ट। तो ये वाले ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब तीसरा देखते हैं हमारा ऑप्शन, S2 एंड S3, S2 और S3 की बात कर रहा है। S2 से यानी कि इन दोनों की बात करें, S2 से तो हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, D है। लेकिन S3 से हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, बस इतना मालूम पड़ रहा है कि हाँ B हमारा छोटा है और A हमारा बड़ा है, बट हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसमें सबसे छोटा हमारा कौन सा है, यानी सबसे यंगेस्ट कौन सा है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब देखो D देखते हैं, S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ, इससे हमें मालूम पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो पहले हमारा स्टेटमेंट क्या मालूम पड़ा था कि C, D, A एंड B था, और T से हमें क्या मालूम पड़ा था कि हमारा A इज ग्रेटर देन B, यानी कि B इज लेस देन A। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना था, B लेस देन A लेस देन C लेस देन D। ओके, तो हम इन दोनों के स्टेटमेंट से मिलाने से हमें मालूम पड़ा था कि हमारा सबसे यंगेस्ट कौन सा है। तो आंसर डी इज करेक्ट। ओके, ये था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिविंग बिलो विद रिगार्डिंग टू 4 नंबर P, Q, R एंड S फॉलोज बाय द क्वेश्चंस। इसमें क्या देखो, P, Q, R एंड S इनके रिगार्डिंग में स्टेटमेंट दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा S1 क्या कह रहा है, R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। देखो R क्या हमारा, R जो है वो ग्रेटर देन है P एंड Q के। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, और S1 जो है ना हमारा वो सबसे बड़ा नहीं है। S1 जो है हमारा
सबसे बड़ा नहीं है, यानी कि लार्जेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा आर जो होगा, हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, हमारा आर होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमॉन्ग 4 नंबर्स पी क्यू आर एंड एस विच वन इज द लार्जेस्ट। हमने बताया था ना हमारा लार्जेस्ट क्या निकल के आया, हमारा लार्जेस्ट निकल के आया था आर। ओके, तुम्हारा तो आर आंसर हो गया इसमें एक तरह से। अब देखो, लेकिन आंसर में ये नहीं करा कि हमें बताना है, बल्कि ये बताना है कि हमारे स्टेटमेंट की बात कर रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चंस। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, S1 alone इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब ये कह रहा है इसमें कि S1 जो है हमारा स्टेटमेंट जो था वो क्या सफिशिएंट है इसका आंसर को देने में, कि आर सबसे बड़ा है। नहीं जी, हमें तो मालूम नहीं था, बस ने ये कहा है कि आर इज ग्रेटर देन पी एंड क्यू, बट इसने ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा है, नहीं कहा। इस स्टेटमेंट से हमें मालूम नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ऐसी क्या है, S2 alone इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखते हैं S2 है भी नहीं, क्यों कि S2 से हमें सिर्फ ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो है ये सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि सबसे बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब सबसे छोटा होगा, तो पहले P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, इसका मतलब ये है R भी हो सकता है, यानी कि ये हमें बता नहीं रहा है। ओके जी, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को S1 S2 से ही तो हमें मालूम पड़ रहा है कि R हमारा सबसे बड़ा है। तो देखो, S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल सही है कि S1 और S2 से हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई, बट नीदर S1 alone nor S2 alone इज सफिशिएंट टू आंसर। हाँ भाई, अगर S1 और S2 को अगर अलग भी कर दें तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा, बल्कि क्या है, इसके कॉम्बिनेशन से ही मालूम पड़ेगा। तो हमारा सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या कह रहा है, ए फैमिली ऑफ ए 2 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर T Q R S T एंड U। यानी कि इसमें है कि एक फैमिली है और क्या है, इसमें 2 जनरेशन है। 2 जनरेशन का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें हमारे दादा दादी भी शामिल होंगे और पोता पोते भी शामिल होंगे। ओके, 3 मेल एंड 3 फीमेल, और उसमें क्या है कि 3 मेल है और 3 फीमेल है। देखो हम क्या करेंगे कि सबऑर्डिनेट, हम कोई सिंबल ले लेते हैं। हमने क्या, एक स्क्वायर ले लिया, इसको हमने मेल से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक हमने सर्किल ले लिया, इसे हम फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि दादा दादी की बात करें तो ये हमारे एक दादा मेल और दादी फीमेल, उसके बाद में इनके बच्चे जो है इनकी मम्मी पापा की बात करें। देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम अपने ऊपर लेकर सोचेंगे, यानी कि हमारे ऊपर अगर इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे कि हमारे घर में से है, तो हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे दादा दादी हो गए, और अगर उसके बाद में हम इसकी बात करें तो ये मम्मी पापा हो गए, तो ये मम्मी हो गई, पापा हो गए। ये हमारे पापा हो गए क्योंकि ये मेल थे, मेल को स्क्वायर में करेंगे, और ये हमारी मम्मी हो गई। ओके, अब उनके बच्चे में एक मेल एक फीमेल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 मेल और 3 फीमेल है। तो देखो, ये लड़का हो जाएगा और ये लड़की हो गई। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट क्या करा है इसमें, देयर आर 2 मैरिड कपल एंड 2 अनमैरिड। देखो, तो ये दोनों मैरिड कपल हो गए और ये अनमैरिड कपल है। ठीक, आगे क्या है, यू इज डॉटर, यानी कि यू क्या है, लड़की है, किसकी, पी की। देखो, यू तो लड़की है, इसका मतलब देखो इस बात कर रखा है, क्यों, क्योंकि इसकी लड़की तो हो नहीं सकती कि ये सास ससुर है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की बात करेगा। तो इसमें क्या है कि यू और हमने फीमेल के माना था, सर्किल माना था। देखो हमारा क्या है, यू इज ए डॉटर। अब किसकी, पी। अब ये लेकिन ये नहीं मालूम कि पी कौन है, मतलब मदर है या फादर है। आगे देखते हैं, एंड क्यू इज आर मदर्स इन लॉ। अब क्या है कि क्यू जो है हमारी आर की जो है मदर इन लॉ है, यानी कि सास है। तो देखो, सास यानी कि फीमेल हो गया हमारा क्यू, तो इसका मतलब ये कि आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारी उसकी माँ हो गई। तो इसका मतलब देखो, पहले वाले में क्या था कि यू हमारा क्या है, यू इज डॉटर ऑफ पी, तो ये हमारा पी हो गया। ओके, अब उसके बाद में आगे क्या है, टी इज एन अनमेरिड मेल। तो इसका मतलब टी का मतलब ये उसका पोता हो गया, यानी कि अनमेरिड यही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, देखो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यू हो गया, टी हो गया, एस था, तो देखो ससुर हमारा एस हो। ओके, आगे क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें क्या करा है कि इसमें से सही क्या है। तो इसने क्या कहा है, आर इज यूज हस्बैंड। भाई देखो, आर यू का हस्बैंड है, भाई ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, नहीं है। ओके, कि भाई आर जो है यू का पति है, कोई नहीं जी। दूसरे में क्या रखा है, आर इज एस वाइफ। आर जो है एस की पत्नी है, नहीं भाई, आर एस की पत्नी थोड़ी है, उनकी क्या है, आर एस में क्या है, ये ससुर है उसका, और ये उसकी बहू है ससुर की। ओके, उसके बाद में ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या रखा है, एस इज अनमेरिड। अब देखो, एस की बात करेंगे, एस इज अनमेरिड नहीं भाई, एस मैरिड की वो तो भाई ज्यादा है हमारा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया।
अभी क्या है, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। हाँ, यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ये ऑप्शन हमारे ये यानी कि ABCD सबके हमारे रॉन्ग है। इसका मतलब ये आंसर डी इज करेक्ट। ओके, ये था। देखो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या है कि एक तो सिंबल मान लेते हैं कि कोई ना कोई हमने सिंबल मान लें। जैसे कि हमने क्या माना था, हमने मेल का स्क्वायर मान लिया था ये वाला, और फीमेल का एक सर्किल मान लिया था। एक चीज, दूसरी चीज हम क्या करेंगे कि अपनी फैमिली में से इसको रिलेटेड करके देखते हैं। अगर अपनी फैमिली से रिलेटेड करके देखेंगे तो क्या है, बहुत जल्दी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो ये हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है, और यूपीएससी में कैलेंडर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, इफ इन ए पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज ए संडे। क्या है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में 12 जनवरी को क्या हमारा संडे है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब क्या है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो उसने क्या है, 15 जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर। तो क्या कह रहा है इसमें कि 15 जुलाई को क्या है हमारा संडे पड़ेगा यदि वो लीप ईयर हो तो। अब देखते हैं, देखो क्या क्या दिया इसने, 12 जनवरी को क्या है हमारा संडे है। ओके, उसके बाद में अब देखो, तो देखो 15 जुलाई को हमारा क्या पड़ेगा, यानी कि 15 जुलाई को हमारा संडे पड़ना चाहिए। देखो ये क्या क्या रखा है इसमें कि 15 जुलाई इज संडे। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि देखो ये हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक, अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखो हमेशा याद रख लेना कि फर्स्ट जो हमारा डेट दी हुई हो तो उसमें हम देखते हैं रिमेनिंग डे देखते हैं। जो लास्ट में जो पूछ रहा हो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं गिवन डे। ओके, उसके बाद में फिर हम इनके बीच में इनकी जो बचे हुए हैं इनमें देखते हैं हम ऑड डे। ऑड डे का क्या मतलब होता है, ऑड डे का मतलब ये होता है कि हम अगर 7 से डिवाइड करें तो जितना रिमाइंडर हमारा निकल के आए उसे कहते हैं ऑड डे। अब देखो हर एक में क्या है, इसने क्या है लीप ईयर की बात कहा है, इसने क्या है लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब ये क्या है कि 29 का ये क्या होता है, फेब जो 29 को होती है हमारी लीप ईयर होती है। अब देखो रिमाइंडर दे देखेंगे, हमारे कितना था, इसमें कितना दे रखा है 12 जनवरी। महीना कितने का होता है ये वाला मंथ, 31 का। अब 31 में से हम 12 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे क्या होगा, जनवरी का कितना आएगा 19। ओके, उसके बाद में अब इसमें देखो ऑड डे देखते हैं, इसमें ऑड डे कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे फेब जो है ना 29 का होता है, और डिवाइड बाई 7 करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, प्लस मार्च, देखो मार्च में कितने होते हैं 31 यानी 31 की मार्च होती है, यानी कि 31 दिन होते हैं। इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 3। देखो अप्रैल 30 तारीख का होता है, इसका मतलब ये क्या, इसमें कितने होंगे 2 हमारे ऑड डे होंगे। मई 31 की होती है, इसमें 3 हमारे दिन हमारे क्या होंगे ऑड डे होंगे। प्लस जुलाई का महीना कितने का होता है 30 का होता है, तो इसमें हमारे 2 दिन हमारे ऑड डेज होंगे। और ये कितनी गिवन डेट दे रखी है कि 15 जुलाई की बात कर रहा है, यानी 15 जुलाई का मतलब ये है, हम यहाँ पे 15 रख लेंगे। अब देखो इन सबको हम क्या ऐड करें, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे, देखो 19 + 1 20, 20 + 3 23, 25, 28। अब देखो यहाँ पे 28 हो गया ना, 28 का अगर हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। देखो कितने दिन बचे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो ऑड डे कितना बचा 1। तो टोटल कितने ऑड डे बचे यहाँ पे बचे हमारे 3 ऑड डे। 3 का मतलब ये क्या है कि अब देखो इसकी बात करें कि 12 जैन को हमारे क्या था संडे था, और हम यहाँ पे 15 जुलाई की बात कर रहे हैं। 15 जुलाई के बाद में 3 दे जा रहे हैं, यानी कि 3 दिन। देखो संडे के आगे हम 3 अगर देखेंगे तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे आएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर इज रॉन्ग है। ओके, और ऑप्शन बी में क्या रखा है 15 जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज नॉट लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो इसका मतलब देखो क्या है कि ये हमारे 0 हो जाएगा, यानी कि इन टोटल डेज में थे, इन टोटल जितने भी दिन थे उनमें से सिर्फ हम एक कैंसिल कर दें, यानी कि एक उसको घटा दें। तो एक घटा देंगे तब भी रिमाइंडर हमारे कितना आ रहा था 3 आ रहा था, 3 में से अगर घटा देंगे तब भी 2, यानी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा। इसका मतलब
ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखो ये क्या रखा है 12 जुलाई। अगर हम 12 जुलाई की बात करेंगे, देखो वही चीज ले लो आप। 12 जुलाई का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो हम इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, तो 15 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये है, देखो ये हमारा 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो 2 + 12 कितना हो गया हमारा 14, की 14 हो गया। 14 का अगर 7 में हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी कि हमारे कितना आएगा, फिर से यहाँ पर एक तरह से 0 आ जाएगा। 0 का मतलब ये है, जो यहाँ पे ये संडे है तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा हमारा संडे होगा। ओके, तो ये कब होगा, जब ये हमारी 12 जुलाई होगी, तब ये हमारा आंसर आएगा संडे होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। ओके, बहुत ईजी था, बस थोड़ा सा हमें कंसंट्रेशन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi, so that each word has to start with D and end with I। ये दोनों चीज मेन चीज है। इसमें क्या करा है, इसमें इसने DELHI यानी कि 5 वर्ड दे रखे हैं दिल्ली। ओके, इसमें इसने कहा है कि अगर 2 वर्डों को फिक्स कर दें, यानी कि डी को और आई को तो फिक्स कर दें, बाकी इसके जो वर्ड बचे हुए हैं इनको हम क्या है डिफरेंट तरीके से लिखें, यानी कि चेंज भी करते रहें, तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, जितने भी अगर लेटर दे रखे हो, जितने भी, ठीक, उस लेटर में अगर ये पूछे कि उन लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, तो उसका आंसर होता है फैक्टोरियल, जितने भी वर्ड हैं। सपोज इसमें क्या है कि इसमें कितने लेटर हैं, इसमें लेटर है हमारे 5, तो हमारा आंसर होगा फैक्टोरियल 5, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120। बट देखो इसमें क्या करा है, इसमें इसने 2 लेटर को फिक्स कर दिया, 2 लेटर को फिक्स कर दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक, 2 लेटर को फिक्स कर दिया मैंने, किसको, डी को और आई को। तो अब कितने लेटर बचे, देखो 3 बच्चे इस जगह, इनको हमें क्या है, इनको हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3। ओके, तो 3 का मतलब क्या, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 3 × 2 × 1 = 6। 6 इज राइट आंसर। ओके, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेटर फ्रॉम A to Z इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रेस्पेक्टिवली। अब देखो इसने ये कहा है कि जो हमारे नंबर होते हैं ना, जैसे A to Z रहेंगे, ABCD ... XYZ, उसमें इसने जो नंबर यूज करा है वो क्या करा है, 1 2 3 4 इस तरह से वो करके आया है, 24 25 और 26। ओके, अब इसके हेल्प के जरिए से इसने क्या है, एक कोड बनाया है। इसने कोड क्या बनाया है हमारा, पहले देखो, GHI, उसने कोड दिया है 1578। ओके, और देखो दूसरा इसने कोड क्या दिया है, इसने DEF 912। ठीक, पूछा क्या है इसने, ABC का कोड क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसकी हेल्प लेंगे, इसे अगर A है, A के लिए 1 है, B है, B के लिए 2 है, C है, C के लिए 3 है, इसी तरह से देखेंगे तो G जो है ना वो 7 पे नंबर पे आता है, H जो है 8 पे आता है, और I जो है 9 पे आता है। इसी तरह से D जो है 4 पे आता है। अब देखो यहाँ से भी देख सकते हो, D इस तरह से, E 5 पे आता है, और हमारे ये F है, सॉरी T नहीं है हमारे, क्या हमारा ये F है। तो हमारा F जो आता है वो किस पे आता है, 6 पे आता है। तो ये रखा है 1 2 3। अब इसका काउंट क्या होगा, एक तरह से हम देखें इस वाली वैल्यू को, देखो ये वाली वैल्यू देखें हम, ये वाली वैल्यू देखें, तो अगर मल्टीप्लाई में 2 कर दूं, ओके, जब मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो देखो ये वाली वैल्यू बनेगी मेरी। ऐसे ही मल्टीप्लाई इसमें भी मैं 2 कर दूंगा तो देखो ये वाली वैल्यू बनेगी मेरी। तो इसी तरह से इस वैल्यू में भी जब मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मेरी क्या बनेगी, 246। 246 कहाँ है, देखो आंसर डी इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी था, सिंपल था। कोडिंग डिकोडिंग के तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, समझ लो कि एक तरह से फ्री के क्वेश्चन होते हैं हमारे, और इस तरह के क्वेश्चन हर एक किसी न किसी एग्जाम में आते ही हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग। देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसके बाद में पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी मिसिंग टर्म है। तो एक चीज हम देखते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार हम कर भी चुके हैं। देखा A C P Q,
और देखो इसके आगे क्या दे रखा है, बी, इसके आगे दे रखा है ई, इसके आगे दे रखा है एस, इसके आगे दे रखा है यू। हम जानते हैं ए के बाद में क्या आता है बी प्लस वन, और देखो बी के बाद अब सी है, सी के बाद में दे रखा है इसमें ई, इसका मतलब ये क्या है कि ई कब आएगा, इसमें डी और डी ई यानी कि प्लस टू हो जाएगा ये। ओके, ऐसे मतलब आता है पी। अब पी का मतलब क्या है कि पी के बाद में क्यू आर एस, यानी कि एस क्या तीसरे नंबर पे आ रहा है तो प्लस थ्री कर देंगे। अब क्यू है, क्यू के बाद में क्या आता है आर एस टी यू, यानी कि ये फोर्थ नंबर पे आएगा तो प्लस फोर हो गया। ओके, अब इस तरह पूछा गया इसमें एम एन जी आई, देखो इसको भी हम क्या है इसी तरह से बना लेंगे। अब ए प्लस वन, यहाँ पे कितना आएगा प्लस टू प्लस थ्री एंड प्लस फोर। ए के बाद में क्या आएगा अगर हम देखेंगे तो प्लस वन करेंगे तो एन, अब हमारा एन है, एन के बाद प्लस टू करना है ओ पी, पी यानी कि पी आ जाएगा। ओके, अब हमारा क्या यहाँ पे जी है, जी में क्या है प्लस थ्री करना है तो हम जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद में एच आई जे यानी कि जे प्लस थ्री यानी कि जे आएगा। ऐसे ही आई के बाद में, आई के बाद में हमारा क्या आएगा तो आई जे के एल एम, एम आएगा हमारा, तो क्या है एन पी जे एम। देखो एन पी जे एम किसमें, देखो एन पी जे एल है, एन ओ है, ये एन पी आई है, ये एन पी जी एम। डी आंसर इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए मैन वॉक डाउन द बैक साइड फ्रॉम हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर, then turns to right, then turns to right and walk 25 meter again. Then he turns to down left and again 25 meters. If his house face of the east, what is the direction from the straight point? इसमें इसने कहा है कि देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मैं क्या है देखो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। ओके, अब क्या कहा है इसने, अब इसमें क्या कहा है कि इफ हिज हाउस फेस ऑफ द ईस्ट, यदि उस आदमी का फेस का घर का यानी कि उसके घर का फेस कहाँ है ईस्ट की तरफ है। सपोज दैट मेरा ठीक कोई घर है और उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, वो ईस्ट की तरफ है, तो उसने क्या कहा, तो इसमें तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये मैन तो क्वेश्चन में क्या कहा है जो आदमी जो है वो बैक साइड से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। अब उसने क्या है कि अपने घर से बैक साइड से उसने चलना स्टार्ट करा, कितना चला पहले वो 25 मीटर, 25 मीटर चलने के बाद में फिर वो क्या हो गया है कि वो टर्न हो गया है कहाँ राइट की तरफ। तो देखो यानी कि जब इधर की तरफ जाएगा तो इसका राइट जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, तो ये फिर नॉर्थ की तरफ चला, यानी कि राइट में वो टर्न हो गया और कितना चला है 50 मीटर, ये 50 मीटर चला है। अगेन देन ही टर्न्स डाउन लेफ्ट, उसके बाद में देखो जब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में इसका लेफ्ट जो होगा वो होगा हमारे वेस्ट की तरफ, तो इधर की तरफ चला है, वो कितना चला है 25 मीटर, तो ये हमारा हो गया 25 मीटर। ओके, तो इसमें पूछा क्या है व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। अभी क्या है जहां से उसने चलना स्टार्ट करा था वहां से और जहां पे वो पहुंचा लास्ट में, तब उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। ओके, इसका मतलब अगर ये मैं इसमें देखूं तो देखो ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो इसके बीच में ये होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी उसमें की। तो ऑप्शन देखते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑप्शन इज रॉन्ग, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑप्शन बी इज रॉन्ग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑप्शन सी इज रॉन्ग, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्या है उसकी मैन की डायरेक्शन, मैन की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट की। बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसी फर्स्ट एंड हार्ड रूल भी नहीं लगाया, बस ये क्या है कि वो एक मैन था कि एक आदमी है जिसके घर का फेस कहाँ है वेस्ट की तरफ है और वो घर के बैक साइड यानी कि पीछे से चलना स्टार्ट करता है, तो पीछे का होगा वेस्ट की तरफ का कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा